डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की शिरकत। लोकपथ 2.0 ऐप का किया लोकार्पण। 6000 मकान धारकों की हिली जिंदगियां, नगर निगम का मकान मालिकों को हटाने का प्रयास जारी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दी प्रतिक्रिया। विवादों में आए चंद्रशेखर आजाद कॉलेज के प्राचार्य, कार्यक्रम के दौरान अभद्र व्यवहार करने का आरोप। एनएसयूआई छात्र संगठन ने प्राचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा। अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन, हम है बदलाव हम है धरती थीम पर कार्यक्रम। छात्र छात्राओं को दी गई वन से जुड़ी ट्रेनिंग। एसआई किरण राजपूत को गिरफ्तार करने की मांग। असंतुष्ट परिजनों ने एसपी कार्यालय के बाहर दिया धरना। पुलिस पर एसआई को बचाने के गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुख्य अतिथि में लोक निर्माण विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम सह प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विभागीय नवाचारों और डिजिटल पहल की ओर अभियंताओं के सक्षम निर्माण को समर्पित रहा। ये पूरा कार्यक्रम रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में 1500 से अधिक अभियंता सहभागिता करेंगे। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार किए गए कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज का विमोचन किया जाएगा, जो अभियंताओं के निरंतर प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और आधुनिक परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम में लोकपथ मोबाइल ऐप की उन्नत संस्करण लोकपथ 2.0 का लोकार्पण भी किया जाएगा। यह ऐप सड़क रखरखाव की निगरानी, नागरिक शिकायतों में त्वरित निवारण, रूट प्लानिंग, ब्लैक स्पॉट अलर्ट और आपातकालीन एसओएस सुविधा प्रदान करेगा। यादव सर बैठे हुए हैं, एसीपी यातायात है जोन 4 के, और उनसे यातायात संबंधी कुछ जानकारी लेंगे। आइए बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, यही जानना चाहेंगे कि यातायात व्यवस्था एक बड़ी चुनौतीपूर्ण व्यवस्था है। जो भी अधिकारी सड़क पर अपनी ड्यूटी निभाते हैं उनको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। भोपाल के यातायात के बारे में क्या कहेंगे? कैसी व्यवस्थाएं हैं? कितने आप लोग यातायात प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम है? मैडम, अभी भोपाल शहर में लगभग 18 लाख वाहन पंजीकृत हैं। इसके अलावा आसपास के जिलों से भी राजधानी होने के कारण बहुत सारे वाहन यहाँ आते हैं। तो मतलब हम लोग रोज लगभग 20 लाख वाहनों से हमारा वास्ता पड़ता है। हमारा जो स्वीकृत बल है ट्रैफिक का वो 850 है। उसके अगेंस्ट हम 450 लोगों से काम चला रहे हैं। और वो उस परिस्थिति में जब पूरे शहर में मेट्रो के काम चल रहे हैं, रोड के फ्लाईओवर्स वगैरह के काम चल रहे हैं, इसके बाद भी हमारे कर्मचारी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटर करते हैं और हमारे कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। और कोई भी ऐसा ट्रैफिक अव्यवस्था नहीं है जैसी अन्य शहरों में सुनने को मिलती है। कहीं जो पीक आवर्स में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां काम चल रहा है, वहां 10-15 मिनट के लिए ट्रैफिक जरूर ब्रेक हो जाता है, स्लो हो जाता है, परंतु लंबी समस्या कोई नहीं है। इसके लिए हमारे सभी कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। और सर, ये बात कही आपने कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, और आपने सभी को बधाई भी दी है। इतना बड़ा ट्रैफिक नेटवर्क है, फिर भी कर्मचारी कम पड़ रहे हैं, ठीक है। पर सर, ये बताइए कि कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी फील्ड हो। यातायात तो बड़ी फील्ड है, तो क्या चुनौतियों का सामना आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनको हर दिन आए दिन करना पड़ता है? ये मैडम ऐसा है, थाने की पुलिस और ट्रैफिक की पुलिस में बेसिक फर्क ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं थाने वाले, और बैठ के भी काम करते हैं। हमारे ट्रैफिक का जवान जब वो ड्यूटी पे रहता है, कम से कम 8 घंटे ड्यूटी रहती है और 14-15 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। उनको अपनी पूरी ड्यूटी के दौरान खड़े रहना पड़ता है। तो परेशानियां तो आती हैं, परंतु हम कोशिश करते रहते हैं कि उनको मोटिवेट करें, काम के प्रति जागरूक करें। और वाहनों की जो बढ़ती हुई संख्या है, और ये जो शहर है, खासतौर पर पुराना शहर जो है, ये उस समय का बसा हुआ है जब साइकिल से और तांगे से लोग चलते थे। अब इसी शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, तो उसको मैनेज करना एक चुनौतीपूर्ण काम तो है।
हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सर ने बोला कि मेट्रो का काम चल रहा है और भी इतनी सारी चीजें शहर भर में चलती रहती हैं यातायात संबंधी, तो कई आप लोग भी देखते होंगे कि यातायात से सुचारू रूप से चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है पुलिस अधिकारियों को, ट्रैफिक पुलिस को खासकर। तो कैसे उसको हम मेट्रो के साथ साथ, अभी तो लंबा चलेगा मेट्रो का काम, यातायात पुलिस की सेवा के बिना तो ये काम अधूरा है। सर से ये भी जानेंगे कि लोकपथ सेवा ऐप जो आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री कर रहे हैं और यातायात दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, तो सर इस ऐप के माध्यम से लोगों को कितना फायदा नजर आएगा? ये ऐप लोगों की सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए है। यातायात सर हर दिन का मामला है, सड़कों पे गड्ढे और बताएगा ये ऐप, पुलिस स्टेशन बताएगा, पेट्रोल पंप बताएगा, पंक्चर की दुकान बताएगा, ब्लैक स्पॉट बताएगा। कितना आपकी दृष्टि से, आपके विचार में ये ऐप कितना महत्वपूर्ण होगा? ये इससे जो सड़क की कंडीशन, हम जो ट्रैफिक चलाते हैं उसमें सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए हम 3 E's का इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट। हम जैसे अभी हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, तो हम स्कूल कॉलेजों में और सार्वजनिक स्थानों पे जाके लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हैं। इसी तरह हम जब लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इन्फोर्समेंट करते हैं। तीसरा है इंजीनियरिंग का काम पीडब्ल्यूडी और जो अन्य संबंधित एजेंसियां हैं जैसे एमपीआरडीसी, एनएचईआई हैं, ये लोग देखते हैं। हम भी इनको सतत सुझाव देते रहते हैं, रोड एक्सीडेंट कैसे कम किया जाए, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पे रिम्बल स्ट्रिप लगाना है, कहीं पे स्पीड ब्रेकर बनाना है, तो हम उनको पत्राचार के माध्यम से व्यक्तिगत सुझाव देते रहते हैं। अब ये ऐप आया है जिससे जनता भी अगर डायरेक्ट इनको सुझाव देगी तो निश्चित ही रोड की कंडीशन सुधरेगी और यातायात सुगम भी होगा और शायद एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे जोन 4 में पिछले साल तक 3 ब्लैक स्पॉट थे, वो 3 से घट के अब 1 ही ब्लैक स्पॉट बचा है। तो हम लगातार काम कर रहे हैं एक्सीडेंट कम करने के लिए और जनता भी हमें सहयोग कर रही है और हमारे स्टाफ तो है। सर एक सवाल बस आखिरी, सर जनता भी सहयोग कर रही है आपने कहा, सर जनता से और क्या सहयोग चाहिए आपको यातायात ठीक करने में? देखिए, जितने लोग वाहन चलाते हैं सभी शिक्षित लोग हैं और सभ्य नागरिक हैं, हम ये मानते हैं। बस उनसे ये अपील है कि वो हेलमेट धारण करके चलें और कहीं पे भी चौराहे पे किसी सिग्नल्स पे जब रुकते हैं तो लेफ्ट टर्न क्लियर करके रखें। जब लेफ्ट टर्न क्लियर नहीं करते, लोग एक के बगल में दूसरी लाइन लगा लेते हैं तो हमारे ट्रैफिक अवरुद्ध होता है। तो लेफ्ट टर्न क्लियर करेंगे तो हम और अच्छी व्यवस्था देने में सक्षम हो पाएंगे। सर बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सर बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सिंह यादव सर हमारे साथ जुड़े थे, एसीपी यातायात जोन 4, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नित्य नई कोशिश विभाग कर रहा है और ऐप के माध्यम से और अधिक चीजें सुधरेंगी। उनके क्षेत्र में 4 ब्लैक स्पॉट बताए उन्होंने, अब 1 ही बचा है, और कैसे नित्य नई जानकारियां इस ऐप के माध्यम से जुड़ेंगी आने वाला समय बताएगा। हर्ष शर्मा के साथ सानिसा की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ भोपाल जोन के चीफ इंजीनियर सर संजय मस्के सर खड़े हैं और रविंद्र भवन में अभी थोड़ी देर पहले लोकपथ 2.0 ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और कार्यक्रम अभी जारी है। आइए बात करते हैं इस ऐप के बारे में, महत्वपूर्ण जानकारियां सर से पूछते हैं। सर बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सर इस ऐप के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि सर 2 जुलाई 2024 में इसको पहले लॉन्च किया था, अब इसका ये एडवांस वर्जन है, क्या कुछ जानकारी सर इस ऐप से जुड़ी हुई? जैसा सभी को मालूम है कि लोकपथ जो 2024 में जो लॉन्च हुआ था, उसमें जो सड़कों में जो गड्ढे होते थे और आम पब्लिक को उससे तकलीफ होती थी, तो वो ऐप के माध्यम से उस गड्ढों का उसमें फोटो डाल के उसको मतलब विभाग तक पहुंचाते थे और विभाग तुरंत उस पर कार्रवाई करता था। अब इसी कड़ी में जो और भी बहुत सारी चीजें ये 2.0 में जोड़ी गई, जिसमें सबसे बड़ा है कि आपको कहीं जाना है लोक निर्माण विभाग की सड़कों में, तो आपको अल्टरनेट रूट भी बता देगा कि इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें टोल क्या लगेगा, इसमें कम लगेगा। उसी तरह मार्ग में आने वाले जिससे आप जा रहे हो उसमें कौन से ब्लैक स्पॉट है, वो 500 मीटर पहले वॉइस ओवर के साथ से आपको बता देगा, जिससे कि आप गाड़ी चलाते समय सतर्क हो जाए। इसी तरह इसमें रेस्टोरेंट कौन से है, रास्ते में कितने दूर है, धार्मिक स्थल कौन से आ रहे हैं और हेरिटेज स्थल कौन से आ रहे हैं, आदि सभी की जानकारी इस माध्यम से आपको मिलेगी। ये मतलब गूगल में जो लोकेशन वाला है ही, पर उसमें
और एडवांस तरीके से हमने इसे लॉन्च किया है। सर, लोकपथ ऐप के बारे में आपने बताया सर, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो अगर पंक्चर की दुकान है, आपने जैसे कहा कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स बताएंगे, ब्लैक स्पॉट्स बताएंगे, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताएगा। सर, ऐसी कौन सी चीज है जो इससे और पर्यटन के माध्यम से जोड़ी जा रही है, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जोड़ी जा रही है, एयरपोर्ट से जोड़ी जा रही है? एयर एम्बुलेंस का भी इसमें हम लोग जोड़ा गया है। इसके अलावा भी एक्सीडेंट होता है तो कहाँ मतलब 100 डायल और सभी जगह एम्बुलेंस सारी सुविधा है। और भी जो जो चीजें इसमें रह गई है हम बाइसेक के माध्यम से और इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। सर, एक्सीडेंट में कितनी कमी आएगी? एक्सीडेंट में कमी तो काफी आई गई है। जैसा आप ओवरऑल जो रेट देखे अपने भारत का और मध्य प्रदेश का, कमी आई रही है, क्योंकि जगह जो ब्लैक स्पॉट हम रिमूव कर रहे हैं माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार। सर, एक पुस्तक का भी विमोचन हुआ है, साथ में सर यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला भी रखी गई है आपके विभाग की ओर से, उसके बारे में क्या जानकारी? एक कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क, इसका विमोचन हुआ है। इसमें एक साल लगातार 3-4 जो कार्यशाला हुई थी माननीय श्री विक्रांत सिंह तोमर जी द्वारा की थी, और विभाग से ही जो इंजीनियर है उनसे पूछा गया था प्रश्न, और बेहिचक लोगों ने जो जवाब दी, उसके आधार पर जो फीडबैक आया है कि विभाग में क्या कमी है, क्या नवाचार होना चाहिए, क्या संसाधन नहीं है, उसके आधार पर ये फ्रेमवर्क माननीय विक्रांत तोमर जी ने किया है, उसी का आज विमोचन हुआ। सर, इस पुस्तक का विमोचन हुआ और सर एक प्रशिक्षण कार्यशाला भी रखा गया है। प्रशिक्षण कार्यशाला में क्या कुछ है सर, किस तरह से चीजें बताई जाएंगी, कितने दिन का है, क्या कुछ है इस प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ? प्रशिक्षण कार्यशाला में हमारा जो सेशन है शाम 6 बजे तक चलेगा। उसमें जो नई तकनीक के अलावा कहाँ कहाँ हमें दक्षता देना चाहिए, जब निर्माण कार्य करते समय अर्थवर्क में क्या करना चाहिए, सीसी रोड बनाते समय क्या दक्षता लेना चाहिए जिससे गुणवत्ता सही है, उसी तरह बिटुमेन में क्या करना चाहिए आदि, सभी जो एक्सपर्ट हमारे CRRI संस्थान दिल्ली जो अन्य जगह से आए हैं, NHI से भी, उनके द्वारा जो अनुभव है, इसी तरह हैम मॉडल पे भी एक डिटेल कार्यशाला है, वो भी हमारे इंजीनियर को ज्ञान प्राप्त होगा। सर, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सर, बहुत धन्यवाद। ये थे संजय मस्के सर, चीफ इंजीनियर भोपाल जोन, और उन्होंने बताया कि इस ऐप से बहुत ज्यादा चीजें एडवांस रूप से जुड़ेंगी, और कई लोग जो सड़क पे गाड़ी चलाते हैं उनको जो भी दिक्कत आती है, चाहे पर्यटन स्थल नहीं समझ में आते हैं, चाहे गड्ढे समझ में नहीं आते हैं, चाहे कोई खाई समझ में नहीं आती है, वैसे तो गूगल ऐप बता देता है, पर गूगल से भी एडवांस लोकपथ ऐप 2.0 का वर्जन आने वाला है। आप लोग अपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिए, और आज ये प्रशिक्षण कार्यशाला में भी लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को बहुत कुछ नई जानकारी से जोड़ा जाएगा। फिलहाल इतना ही। हर्ष शर्मा के साथ सानिसा की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में कार्यशाला आयोजित की गई है। ये कार्यशाला मूलतः हैम के कार्यों को लेकर आने वाले समय में हमारे इंजीनियर प्रशिक्षित हों, तकनीक के साथ साथ आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग कैसे करना, उसे दक्षता के साथ पूरे करें, गुणवत्ता के साथ पूरा करें, इसके लिए आज दिन भर की कार्यशाला है। लेकिन आज इसी के साथ हम ये कह सकते हैं प्रसन्नता के साथ कि देश का पहला कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका भी लोकार्पण किया है, जिसमें लगभग 1700 इंजीनियर्स को ऑनलाइन जोड़कर और उसमें प्रश्नों के माध्यम से, उनके उत्तरों के माध्यम से इस फ्रेमवर्क की आधारशिला रखी थी। 970 इंजीनियर्स ने 50 प्रश्नों के माध्यम से जो उत्तर दिए थे, उसके आधार पर ये फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, और जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये 1 साल से भी कम समय में एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ है जिसे आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोक निर्माण विभाग के देश के जितने भी राज्यों में संस्थान हैं वे इसको शायद लागू निश्चित रूप से करेंगे। उसके साथ हमने आज लोकपथ 2.0 भी लॉन्च किया है। पहले इसका पहला फेज में जब हमने शुरू किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों, तब उसकी सारी सुविधाओं के बारे में आपको पता ही है कि सड़कों पर कहीं कोई गड्ढे हैं तो उसकी फोटो खींचकर इसमें डाला जाए तो 7 दिन के अंदर उसके इंजीनियर की ये बाध्यता है कि वापस से फोटो डाले भरने के बाद। अगर ऐसा नहीं करते तो ऑटो जनरेटेड नोटिस उनके पास जाता है। लेकिन अब इसको हम और आगे ले गए। अब ये केवल एक शिकायत का ऐप भर नहीं है,
बल्कि स्मार्ट ट्रेवल पार्टनर के रूप में हमने उसको विकसित किया है। और इसमें अब समय सीमा भी, अगर सड़कों में किसी ने फोटो डाली गड्ढे की लोक निर्माण विभाग की सड़क के, तो उसको अब 4 दिन के भीतर उसको भर के वापस से फोटो डालना होगी इंजीनियर को उस क्षेत्र के। लेकिन उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि स्मार्ट ट्रेवल पार्टनर के रूप में हमने उसको विकसित किया है कि किसी को भी मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना हो तो जितने भी मार्ग होंगे उधर जाने के, उदाहरण के लिए किसी को भोपाल से झाबुआ जाना है तो भोपाल से झाबुआ जाने के लिए जितने भी मार्ग और वैकल्पिक मार्ग होंगे, कम से कम 2, अधिक से अधिक 3, वो सारे इसमें दिखाएगा। उसमें रास्ते में पड़ने वाले जो टोल नाके हैं उनमें जिस व्हीकल से वो जा रहे हैं उसके अनुसार कितनी राशि लगेगी, कुल कितनी राशि लगेगी, दूरी कितनी है, मार्ग पे कहां कहां अवरोध है। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कहीं कोई ब्लैक स्पॉट है तो 500 मीटर पहले इसमें एक अलर्ट आ जाएगा कि 500 मीटर आगे ब्लैक स्पॉट है, कृपया गाड़ी संभाल कर चलाएं। तो एक तरह से एक नया प्रकार का ये ट्रैवल पार्टनर लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जारी किया है, जो मैं ये मानता हूं कि देश में अकेला है। गूगल के माध्यम से आप दूरी तो देख सकते हैं, मार्ग में सुविधाओं के बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक मार्ग, ब्लैक स्पॉट, वो उसमें नहीं मिलता। इसमें साथ साथ उस मार्ग में जितने भी धार्मिक स्थल होंगे, पर्यटन स्थल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, पुलिस थाने होंगे, पेट्रोल पंप, होटल, रिसोर्ट होंगे, उन सब की जानकारी भी इसके माध्यम से मिलने वाली है। हमारे काम के माध्यम से विभाग और विभाग वालों की इज्जत बढ़ाने का काम, हमारे पैसे का सदुपयोग हो, तो इससे अच्छा कौन मुखिया खुश नहीं होगा। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री होने के नाते से कि हाँ, हमारा लोक निर्माण विभाग आज उस तरह बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसकी बारे में अपेक्षा की जा रही। और वैसे तो लोक निर्माण का विभाग का नाम ही है। मैंने तो अभी हमारा भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अध्याय में, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जोड़ते हैं कि क्षेत्र अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, जो हम सबको मालूम है 5 महाभूतों से बना हुआ है। और क्षेत्रज्ञ हमारी ये 10 इंद्रियां, अहंकार, रूप, रस, गंध और ये तमाम प्रकार की ये जो क्षेत्रज्ञ की सीमाएं हैं, तो ये उससे उनने कल्पना की है। तो हमारा इसके साथ आत्मा के शरीर के साथ जोड़ने का संबंध के बारे में भगवान कृष्ण उसमें बहुत विस्तार से बताते हैं। अब मैंने उसको थोड़ा सा आपके संदर्भ में बदलना चाहा। हमने कहा ये लोक निर्माण में भी दोनों बातें आ गई। तो उन्होंने कहा लोक निर्माण में कैसे आए, विक्रांत जी से मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा लोक मतलब क्षेत्रज्ञ और निर्माण मतलब 5 तत्व। तो ये जो भूतल पे आप निर्माण करते हो, आपकी आत्मा से करोगे, परमात्मा से आगे तक आपको क्षमता देगा। इस भावना के आधार पर सच में लोक मतलब जनता, निर्माण मतलब हमारा अपना मूल करने का काम। आपका कोई भी निर्माण जनता को लाभ पहुंचाने वाला तो है ही है, और जनता को लाभ पहुंचेगा, जनता आत्मा से दुआ देगी, आत्मा से दुआ परमात्मा अपने आप आशीर्वाद बरसाएगा। यही तो तरीका हो गया। इससे अच्छा कौन सा संदर्भ है। ऐसे में हम सब मान के चलते हैं कि भगवान हम सबको और क्षमता दे, योग्यता दे। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सकारात्मक रूप से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के 2 साल से भी कम समय में विभाग ने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए हैं और बहुत तेज गति से काम किया। ये और गति से काम करते हैं, इसलिए इस प्रकार के सभी कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण शिक्षण तो जीवन में हमको स्कूल कॉलेज में मिलता है, लेकिन प्रशिक्षण जीवन भर चलना चाहिए। मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी भोपाल के बाणगंगा क्षेत्र में 6000 मकान धारक लगभग 50 से 60 वर्षों से अपने पक्के मकान में रह रहे हैं। रेवासियों को नगर निगम और भोपाल की ओर से गुमराह करके सर्वे कर हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि रेवासियों के पास 1984 के पट्टे हैं, कुछ मकान मालिकों के पास 1974 का मकान धारकों के पास रजिस्ट्री उपलब्ध है। सरकार ने अभी तक जिन बस्तियों को हटाया है उन्हें आज तक मकान का आवंटित नहीं किया गया।
वान गंगा झुग्गी बस्ती ये सबसे पुरानी बस्ती है और 1984 में जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो 17 अप्रैल 1984 को विधानसभा के अंदर एक विधेयक पारित हुआ था कि जिन बस्तियों के वहां पे कोई योजना नहीं है तो उनको 30 साल पट्टे देंगे और जहां कहीं योजना है तो वहां 1 साल के पट्टे। तो ये वानगंगा उन बस्तियों में से है जो 30 साल के पट्टे दिए गए और पट्टे के साथ साथ यहाँ पे बहुत से लोगों के हाउसिंग बोर्ड की रजिस्ट्री भी है। अब नगर निगम आ रही है यहाँ पर, पहले भी एक बार कोशिश की थी कि यहाँ इस बस्ती को हटाया जाए और हटा के यहाँ मल्टी बिल्डिंगें बना दी जाए, क्योंकि अगर आपने देखा हो कि भीमनगर बस्ती में किया सर्वे और ये कह के किया कि इसको वानगंगा में बसाएंगे, तो ये भीमनगर, ओमनगर और वल्लभ नगर का अभी तक कुछ नहीं किया, कोई इनके पास वो नहीं है, सर्वे हो चुका है। अब इनकी योजना है कि ये यहाँ पर इस बस्ती का सर्वे कर लिया जाए वानगंगा का। भाई क्यों कर रहे हैं सर्वे, क्या काय की आवश्यकता पड़ेगी सर्वे की? उस सर्वे के माध्यम से क्या दे रहे हो? क्या 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं क्या इन झुग्गी वालों को? सर्वे किस बात के लिए हो रहा है? कोई भी सर्वे होता है तो बताया जाता है कि काय के लिए कर रही नगर निगम। भीमनगर में बताया कि भाई आपको यहां से शिफ्ट होना है, बना के देना है, इसका मतलब इनको भी शिफ्ट करना है। तो ये बस्ती के बाद 30 साल के पट्टे हैं। ऐसे ही अभी मानस भवन के बगल में आदिवासी बस्ती को हटाने की कोशिश की थी। चंद्रशेखर आजाद कॉलेज के प्राचार्य रोहितास शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक एनएसयूआई छात्र संगठन के कार्यकर्ता जब एक पेड़ भविष्य के नाम के तहत पौधारोपण कर रहे थे, उसी समय प्राचार्य रोहितास शर्मा आए और छात्र संगठन अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर के साथ बात करने लगे। कुछ देर बाद वह अचानक उग्र हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके बाद उनके व्यवहार की निंदा की जा रही है। प्राचार्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग उठाई जा रही है, जिसके लिए एसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इसी संबंध में एनएसयूआई छात्र संगठन ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कोतवाली चौराहे पर प्राचार्य का पुतला दहन कर प्राचार्य के खिलाफ निंदा की। उनसे चर्चा करने गए तो उनने बालिकाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करी। उनका कहना यह है कॉलेज घर से बालिकाएं कॉलेज के नाम से निकलती है और पुरुषों के साथ कहीं जाती हैं, होटलों में जाती हैं, जिसका विरोध जब हमारे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के साथी से जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर जी, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव हरिओम सिसोदिया जी, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव यश यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष अनिल त्यागी जी द्वारा विरोध किया गया तो उनके एफआईआर सीओ कोतवाली में प्रचार महोदय द्वारा की गई। हम शासन प्रशासन से भी मांग करते हैं, क्या आप प्रचार के इस वाक्य में इस जो उन्होंने बयान दिया इसमें आप क्या समर्थन करते हैं? जिस प्रकार से आपने हमारे साथियों यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के साथियों पे एफआईआर की, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है तो तत्काल रूप से लेटर जारी करिए कि हम सर की बात से सहमत हैं जिस प्रकार का उन्होंने बयान। सिरोंज में शक्ल हिंदू समाज की ओर से वाहन रैली निकालकर प्रभु श्री राम के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आयोजकों का विरोध किया गया। दरअसल 3 जनवरी को भीम आर्मी में नए बस स्टैंड पर जनसभा का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में दीपक बौद्ध नाम के व्यक्ति ने प्रभु श्री राम पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे शक्ल हिंदू समाज को ठेस पहुंची और अब इसी संबंध में शक्ल हिंदू समाज विरोध कर रहा है। समाज के कार्यकर्ताओं ने व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसके संबंध में एसडीपीओ के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। पिछले दिनों आष्टा में पदस्थ एसआई किरण राजपूत ने अपनी जीप से 4 लोगों को झगड़िया चौराहे पर टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान परिजनों और कोतवाली टीआई रविंद्र यादव के बीच तीखी बहस की गई। वहीं आपको बता दें, परिजनों ने टीआई से कहा कि किरण राजपूत को पुलिस बचा रही है, अभी तक किरण राजपूत को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
बालाघाट में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हम हैं बदलाव हम हैं धरती की थीम पर छात्र छात्राओं को वन क्षेत्र में ट्रेनिंग सहित वनों के महत्व से अवगत कराया। विद्यार्थियों को वन भ्रमण के साथ साथ ट्रेनिंग प्रदान की गई। अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं से जो जानकारी साझा की, उन्हीं अवधारणाओं पर आधारित एक क्विज का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। शाजापुर के 33 केवी मोहन बड़ोदिया फीडर की सप्लाई प्लान परमिट के कारण बंद रही। साथ साथ मोहन बड़ोदिया उपकेंद्र से 11 केवी मोहन बड़ोदिया THQ घरेलू और 11 केवी करजू सिमरोल और चौमा देहरीपाल मोहना खोरिया और मताना सिंचाई फीडर की सप्लाई भी बंद रही। इसी संबंध में कनिष्ठ यंत्री ने बताया कि विभागीय आवश्यकता अनुसार समय घटाया या बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।